हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम बच्चों आपके लिए बहुत ही खास और आज हमने बच्चों सोचा है कि आपका 3D ज्योमेट्री, देखिए यहाँ 3D हमने वेक्टर लिखा है, लेकिन 3D ज्योमेट्री पर हम स्पेशल बात करें। इसमें वेक्टर का कुछ कंसेप्ट आता है बच्चों, और ये हमने प्रयास किया है कि एक ही वीडियो में पूरा 3D ज्योमेट्री आपको हम समझाएं, ठीक है, जो आपको बच्चों एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी VVI साबित होने वाला है। ओके, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखिए, ठीक है, हम बच्चों आपको 3D ज्योमेट्री बताएंगे। ठीक है, हम आपको क्या बताने वाले हैं बच्चों? 3D ज्योमेट्री। ठीक है, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में देखिए हमको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस डायग्राम को मैं ड्रॉ कर दूं, चूँकि डायग्राम की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए खास करके मैं आपको डायग्राम के जरिए मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा जो होता है बच्चों, ये हमारा मूल बिंदु होता है। ठीक है, ये देखिए 3D ज्योमेट्री ये कैसे, इधर देखिए बच्चों हमारा x है, और इधर हमारा y है, और इधर हमारा बच्चों z है, और तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तीनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? तो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये हमारा 3D ज्योमेट्री है बच्चों। और 3D ज्योमेट्री का मतलब होता है जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वह कमरा बच्चों आपका 3D ज्योमेट्री होता है। ठीक है, यदि आप किसी सरफेस पर चलते हो तो वो हमारा 1 डायमेंशन होता है, या फिर जब किसी गेंद को आप फेंकते हो ना, बॉलर किसी गेंद को बल्लेबाज के सामने फेंकता है, वो हमारा 2D डायमेंशन होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारा ये 3D डायमेंशन है, और इसमें हम प्रयास करते हैं कि आपको समझाने का। ठीक है, देखिए ये यदि ये हमारा मूल बिंदु है और हमें ये हमारा P पॉइंट है, ये 3D पॉइंट है, और इस P पॉइंट का हम नियामक ले लेते हैं बच्चों x, y, और z। ठीक है, अब देखिए हम P पर पहुंचेंगे कैसे। तो जाहिर सी बात है ना, हम O से x यूनिट जो है x अक्ष की ओर चलते हैं और A पॉइंट पर पहुंचते हैं, और यहाँ से लंबवत, ठीक है, हम बच्चों y यूनिट, हम y यूनिट जो है हम y एक्सिस में चलते हैं, और इस पॉइंट को मान लेते हैं B, और फिर यहाँ से ये 90 डिग्री है, यहाँ से हम बच्चों z यूनिट जो चलते हैं तब हम ये P पर पहुँचते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि OA बराबर जो हो गया x, AB बराबर जो हो गया बच्चों y, और BP बराबर हो गया z। ठीक है, यदि हमारा O से मैं P मिला दूं, O से मैं P मिला दूं, ठीक है, तो ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। OP जो होगा ये वेक्टर पॉइंट वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर होगा। P का क्या होगा बच्चों? तो पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा पोजीशन वेक्टर होगा। और आपको पता है कि मैं इस पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखूं, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों OA, और x दिशा में यूनिट वेक्टर होता है I, मैं इसको I करता हूँ। फिर है AB y दिशा में, तो ये हो जाएगा AB, और यहाँ J करता हूँ, और फिर है B से P, यानी हो जाएगा BP, इसको हम यूनिट वेक्टर K से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ बच्चों आपका ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा XI, और प्लस ये हो जाएगा YJ, और प्लस ये हो जाएगा ZK। ओके, यही हमारा 3D वेक्टर है बच्चों, यही हमारा जो क्या है ना, यही हमारा 3D वेक्टर है। ठीक है, और यदि इस 3D वेक्टर की मॉडुलस की बात की जाए, है ना, तो आप सीधे दिमाग में रखना है मैं कि यहाँ पर हो जाएगा I के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस J के कोफिशिएंट का वर्ग और प्लस K के कोफिशिएंट का वर्ग, यानी सीधे दिमाग में रखनी है कि √x² प्लस y² प्लस z² होता है। और इसका यहाँ मॉडुलस लगा दूँ, इसको मैं r कह देता हूँ। ठीक है, इसे मैं क्या कर देता हूँ बच्चों? तो r कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही खास है ये, और बार बार ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा 3D वेक्टर का ये मॉडुलस हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि इस पॉइंट को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है,
देखिए अलग से हम कुछ पॉइंट को हम बनाते हैं और समझाते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए इस फिगर को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बच्चों हम सबसे पहले देखिए यहाँ बात करते हैं आपको, इसको हमने ओ कह दिया, ये कह दिया और ये हमने बी कह दिया, ठीक है। तो ये ओ ए में एक्स गया और ए बी में वाई गया, तो हम इतना क्यों जाएंगे यदि हम ओ से बी चले जाते हैं, ओ से क्या चले जाते हैं, बी चल जाते हैं, यानी कि बच्चों हो जाएगा ये ओ बी इक्वल टू जो हो जाएगा अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम वेक्टर ओ बी का मॉडुलस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको हम वेक्टर ओ पी का, ये वेक्टर ओ बी का मॉडुलस कह सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमको बच्चों निकालना है क्या, ठीक है, हमको निकालना है, अब हमारा क्या है, ये तो हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई, ठीक है। अब हम बाई जेड में जाना चाहते हैं, ठीक है। ये हम मान लेंगे बाई और ये मान लेंगे बच्चों जेड, ये बाई मान लेंगे और ये हम क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए समझना हमको क्या है, ठीक है, कि पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ हम मान लेते हैं इस पर बी पॉइंट है और ये हमारा इस पर ये पी पॉइंट है, ओके। और इसको हम ओ मान लेते हैं, क्लियर, ठीक है। यानी कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब हमको क्या निकालना है, बी से पी जाना है, ठीक है। तो हमको निकालना था बच्चों वेक्टर ओ पी, ठीक है। वेक्टर ओ पी बराबर हम लिखना चाहते थे यहाँ वेक्टर ओ बी और प्लस वेक्टर बी पी, ठीक है। थोड़ा सा फिगर मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी, है ना। थोड़ा सा चूँकि ये 90 डिग्री पर ही होता है, ठीक है, यानी कि बी से पी, है ना। देखते हैं थोड़ा सा फिगर में, हमने बी से पी करा और बी से पी जो है 90 डिग्री है, यानी ओ से पी जो होगा, है ना, ओ से पी, ये थोड़ा उल्टा लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं है, इसको इस तरह से समझते हैं। तो ये हमारी वेक्टर यदि ओ पी का मॉडुलस यदि हम निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर ओ पी का क्या निकालते हैं, मॉडुलस, तो ये हो जाएगा बच्चों ओ बी का स्क्वायर और प्लस ये बी पी का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी पी जो है हमारा जेड यूनिट होगा, ठीक है। और ओ बी का तो वैल्यू हमने निकाला है अंडर रूट, यहाँ पर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि मैं रख दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया जेड स्क्वायर, ये हमारा आर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम आर का मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हमने थोड़ा सा प्रयास किया, समय लगता है बच्चों, है ना, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से देखना है और इसको समझना है, ठीक है। ये तो हमारी मॉडुलस की बात हो गई, लेकिन अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल इत्मीनान से रहिए और क्वेश्चन को देखिए कि हमने किस तरह से क्वेश्चन करा है। और अब इसमें देखिए क्या बात होने वाली है। सबसे पहले फिगर को मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं फिगर को ड्रॉ कर देता हूं और इसको ज़रा देखिए इस फिगर में कि हमारा और भी क्या हम समझने वाले हैं इस फिगर में। बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को मैं देखना चाहता हूं और इसको समझना चाहता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, ऐसे मिला देता हूँ, ऐसे मिला देता हूँ और ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं वाई हो गया और इसको आगे बढ़ा देते हैं जेड हो गया, ठीक है। और ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, पी पॉइंट है। हम बच्चों हम क्या करते हैं, ओ से पी मिला देते हैं, हम क्या करते हैं, ओ से पी मिला देते हैं, ठीक है। आराम आराम से क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है, इसलिए तो बच्चों हम बता रहे थे कि जिसे देखिए ये हमारा अल्फा कोण है ना, अल्फा कोण जो है ओपी के द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है और बीटा जो है इस ओपी के द्वारा हमारा वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण है, गामा जो है ओपी के द्वारा जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, जरा मेरी बातों को समझिएगा और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन का बच्चों सॉरी इसका फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
देखिए थोड़ी सी बात है, इस फिगर को मैं समझा दूं थोड़ा सा। देखिए यहाँ मैं जो फिगर बनाने वाला हूँ उसको बिल्कुल इत्मीनान से देखना है और फिर समझना है, ठीक है। यहाँ वेक्टर पी जो है यदि मैं इसको एक्स कह दूं और इसको मैं इस प्रकार से कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, ओके। और ये कोण जो है ना हमारा अल्फ़ा होगा, और ये देखिए डिस्टेंस, ठीक है। पी से हमारा एक्स अक्ष पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, समझे। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा जो है, इसको मैं क्या कह दूँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना, इसको मैं ओ कह देता हूँ, इसको मैं आर कह देता हूँ, और इसको मैं ए कह देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे इस फिगर को समझिए, फिर मैं जैसे जैसे फिगर बना रहा हूँ उसको समझिएगा। ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। फिर मैं दूसरा बनाता हूँ, इसको आपको समझना होगा। ये हमारा पी है और ये हमारा ओ है, ठीक है। और ये जो है इधर बाई कर देता हूँ, इधर बाई कर देता हूँ ताकि आप इसको समझो। ये हमारा बीटा कोण है और ये हो जाएगा ओ बी। ओ से ए गया, ए से बी गया, ठीक है, ओके। चलिए कोई बात नहीं है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से समझना है। ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया, ठीक। अब देखिए एक और मैं फिगर बनाने वाला हूँ, इसको ज़रा समझेंगे। यहाँ हम पी ले लेते हैं और इसको मूल बिंदु से मिला देते हैं, और यहाँ हम जेड कर देते हैं, इसको परपेंडिकुलर कर देते हैं, और ये हम गामा कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें बच्चों हमको करना क्या है, थोड़ा सा इत्मीनान से क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है, फिर इसको समझना है, ठीक है। चलिए आ गया होगा आपको क्लियर, अब दिख रहा होगा। देखिए इससे हम बच्चों निकालते हैं कॉस अल्फ़ा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स और बटा आर, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं बच्चों हम कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा बाई बटा आर, ये आर हो गया, और ये हमारा जेड यूनिट है। और इससे निकालते हैं बच्चों हम कॉस गामा, ये हमारा हो गया जेड बटा आर, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चों एल, इसको कहते हैं एम, और इसको कहते हैं एन, ठीक है। और यदि सबको स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए, यानी कि मैं करूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और ये बच्चों हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर बटा ये आर स्क्वायर। और ये जो है इसका मान भी वही होगा, ठीक है। इसका मान भी क्या होगा, यही होगा, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, कट के इसका वैल्यू एक आ जाएगा, ओके। चलिए मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, चूँकि एग्ज़ाम में इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है बच्चों, ठीक है। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए अब देखिए बच्चों क्या है, हमने लिखा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर आ गया 2, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है बच्चों एग्जाम में इस तरह पर ठीक है। अब हमारा देखिए तो हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई भी देखिए अपने आप में सब काफ़ी बेहतरीन प्रश्न होता है, और इसको हम इत्मीनान से बिल्कुल, इसलिए बच्चों हम धीरे धीरे समझा रहे हैं और इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं पॉइंट बताता हूँ कि देखिए एल को हम क्या कहते हैं। एल को कहते हैं, ये हमारा ये होता है एक्स अक्ष का दिक् कोज़िया। एम जो होता है वाई अक्ष का दिक् कोज़िया। एन बराबर क्या होता है जेड अक्ष का दिक् कोज़िया, ठीक है। ये देखिए बच्चों एल को कहते हैं एक्स अक्ष का दिक् कोज़िया, एम को कहते हैं वाई अक्ष का दिक् कोज़िया, एन को कहते हैं जेड अक्ष का दिक् कोज़िया, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आता है बच्चों हमारा कि डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है ये हमारा डायरेक्शन रेशियो का समानुपाती होता है। डायरेक्शन रेशियो का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी इसको एल समानांतर ए कह सकते हैं, एम समानांतर बी कह सकते हैं, सॉरी समानुपाती, और एन समानुपाती सी कह सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर सीधे एल बराबर ए के, एम बराबर बी के और एन बराबर सी के, ठीक है। और हमें मालूम है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ से यदि हम रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी के स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर और सी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 1। यानी के स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे तो 1 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और के बराबर ये प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं कि एल बराबर जो होता है ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन बराबर सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला से आप यूज कर सकते हो कि क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं लिख देता हूँ कि जब डायरेक्शन रेशियो दिया हो तब डायरेक्शन कोसाइन निकालो। डायरेक्शन कोसाइन निकालना, ठीक है। ये सब पॉइंट है जो आपको एग्जाम में काम दे सकता है बच्चों, इसलिए हमने सिर्फ जो है ना, क्योंकि देखिए समय, यदि देखिए आप क्लास में पढ़ते होंगे 3D ज्योमेट्री जो है पूरे हमारा 31 दिन का कोर्स है, ठीक है। 1 महीने का पूरा कोर्स है। लेकिन अब हमें क्या करना है, कम समय बनाना है, तो सभी पॉइंट को तो हम डील नहीं कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों उसको हम डील करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ओके। चलिए बच्चों, इसलिए सबको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जितना अंडरलाइन पॉइंट होगा सभी को आप नोट करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है बच्चों कि दूसरा पॉइंट देखा जाए तो कहता है ना कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। एक है हमारा पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और दूसरा ये Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 y2 और z2। तब क्या कहता है कि PQ का दिक् कोज़िया क्या होगा, दिक् कोज़िया क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सभी को समझना आसान है, बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन देखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ो, ओके बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को मैं आपके सामने डील करता हूँ, ठीक है।
देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि इस पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। पी क्यू क्या क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्स नियामक में अंतर, x2 माइनस x1 ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा बच्चों z2 माइनस z1 हो जाएगा। और इसको हम कहेंगे a, इसको कहेंगे b, और इसको कहेंगे हम c। ठीक है। और चूंकि हमको निकालना है क्या, एल बराबर क्या होता है, a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम बराबर होता है b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n बराबर होता है बच्चों c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है। इस फार्मूला के जरिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये बच्चों हमारा डायरेक्शन रेस यानी किसी पी क्यू दो पॉइंट दिया हुआ है या कोई रेखा दिया हुआ है, उसका यदि कोजिया निकालना हो तो इस फार्मूला के आधार पर हम क्वेश्चन का बच्चों सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। ओके बच्चों, तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, है ना। अब क्या है कि हम अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं, सॉरी अगला पॉइंट्स होना चाहिए, और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा बच्चों जो आपके एग्जामिनेशन में खास करके काफ़ी मददगार साबित हो। ठीक है। चलिए, अब क्या है कि हम क्या करते हैं, त्रिविमीय रेखा का समीकरण। ठीक है। त्रिविमीय रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, इस पॉइंट को समझाने का प्रयास करते हैं। इसको आप समझ गए हो तो बाबू 5 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या है, जरा इसको समझेंगे। कहता है पहला पॉइंट, उस रेखा का समीकरण निकालें। ठीक है। उस रेखा का समीकरण निकालें, उस रेखा का समीकरण निकालें जो एक बिंदु से होकर गुजरती है, एक बिंदु से होकर गुजरती है और दूसरा सदिश के समानांतर है। ठीक है। यही पॉइंट है। इसको जरा बच्चों अब मैं फिगर से समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके। चलिए, ये देखिए ये हमारा x हो गया, इसको बढ़ा देते हैं, x y, और ये हमारा z हो गया। ठीक है। कोई रेखा जो है इस प्रकार से गुजर रही है, कोई रेखा l जो है, और एक दिया हुआ सदिश वेक्टर b है जिसके समानांतर है। ठीक है। और इस पर कोई पॉइंट मैं मान लेता हूँ। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम, चूँकि हमें जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पर ऐसा कहीं भी मान सकते हो, इस पूरे लाइन पे ऐसा करते हैं, यहीं मान लेते हैं, और जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हम ए कह देते हैं। ठीक है। और एक अलग से पॉइंट लेते हैं पी। अब ज़रा इसको ऐसे मिला दो और आप इसको ऐसे मिला दो। ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो देखिए, यदि एक पॉइंट हमारा गिवन पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हम x1 y1 और यदि हम z1 ले लेते हैं, तो वेक्टर OA जो होगा इसका पोजीशन वेक्टर होगा x1 i y1 j और ये z1 के। ठीक है। और P पॉइंट हमारा वेरिएबल पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट यदि x y z हम मान ले, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा ये हो जाएगा बच्चों x i y j और प्लस z के। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या है ना कि वेक्टर AP निकालना चाहते हैं। ठीक है। वेक्टर AP निकालेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि इसको मैं वेक्टर A कह दूं और इसको मैं वेक्टर R कह दूं, तो ये हो जाएगा वेक्टर R और माइनस वेक्टर A हो जाएगा। ओके।
अब देखिए क्या है, चूँकि हमारा एल रेखा जो है वेक्टर बी के समानांतर है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए पी भी जो होगा ना, ये हमारा वेक्टर बी के समानांतर होगा। जब समानांतर होगा तो आपका समानांतर के लिए शर्त है कि वेक्टर ए पी इज इक्वल टू जो होगा ना, ये लैम्डा इंटू वेक्टर बी होगा, ठीक है। यानी कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए अब बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर आर बराबर जो होगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी होगा। यह रेखा का समीकरण है वेक्टर फॉर्म में। रेखा का समीकरण जो है बच्चों, ये हमारा है सदिश रूप में। किस रूप में बच्चों? तो सदिश रूप में, ठीक है। तो बिल्कुल इत्मीनान से किसी को देखना है और समझना है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ को हमने यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर निकालने में यूज़ किया है, ट्रायंगल लॉ का यूज करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे व्यक्त करेंगे ये देखना है। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर बी, और यहाँ पे हम सब का वैल्यू रख देते हैं। वेक्टर आर माइनस ए है ना, यानी हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के और माइनस ये हो जाएगा एक्स वन आई, ये हो जाएगा वाई वन जे और ये हो जाएगा जेड वन के, अब बराबर लैम्डा इंटू ये हो जाएगा ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। ओके, अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ कि आई वाई को आई के साथ रखना है, एक्स माइनस एक्स वन आई, ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन जे और ये हो जाएगा जेड माइनस जेड वन के और बराबर लैम्डा ए आई, हो जाएगा लैम्डा बी जे और लैम्डा सी के। यदि आई को जे का कोफिशिएंट इक्वल किया जाए तो इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन बटा ए है ना, सॉरी डायरेक्ट कर दिया ना, बराबर लैम्डा, इसको और इसको इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बटा बी बराबर लैम्डा, और इसको और इसको इक्वेट करोगे तो जेड माइनस जेड वन बटा सी बराबर लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस एक्स वन बटा ए बराबर वाई माइनस वाई वन बटा बी बराबर जेड माइनस जेड वन बटा सी हो जाएगा, ठीक है। यही रेखा का समीकरण हमारा कार्तीय रूप में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी था, इसलिए हमने इसको समझाया बच्चों। और इस 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है और इस तरह का क्वेश्चन बच्चों बनाना है और इसको सॉल्व करना है। हमने प्रयास किया है कि थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझा सके ताकि बच्चों आपका एग्जामिनेशन अच्छे से जा सके, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा त्रिविमीय रेखा का समीकरण है और ये इसका हमने रेखा का समीकरण बनाया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा एग्जाम में किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन बनाना, एक क्वेश्चन में डील कर ले जाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। सपोज डैट बच्चों हमने इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल को मैं आपको रखने का प्रयास कर रहा हूँ और समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। जैसे देखिए बच्चों, कोई कह दे कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है, उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है, जो बिंदु 1, 3 और 5 से होकर गुजरती है और सदिश आई प्लस 2j और प्लस 3k के समानांतर है, 3k के समानांतर है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है बच्चों, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसको क्वेश्चन को बनाना कैसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यदि फिगर से समझोगे तो फिगर से ही समझ लो, और नहीं तो फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर सकते हो।
जैसे हमने ये बनाया बच्चों, ये रेखा हमारा एल है, ठीक है, और ये वेक्टर बी के समानांतर है। तो हमारा क्या है, कहता है कि ये रेखा जो है ना, ये बिंदु ए से होकर गुजर रहा है, जिसका नियामक है 1, 3 और 5, ठीक है। तो देखिए हमको क्या करना है, यदि हमें याद है, सॉरी, ठीक है, यदि हमें याद है क्या कि यदि वेक्टर फॉर्म फॉर्मूला होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। तो देखिए इसका वैल्यू रखना नहीं होता है। वेक्टर ए का मतलब जो हमारा बिंदु दिया हुआ उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा, इसको ओरिजिन से मिला तो ये वेक्टर ओ ए हो जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर हमारा ओ ए होगा, ये हो जाएगा 1 गुने आई आई, 3 गुने जे 3 जे और 5 गुने के 5 के, ठीक है। वेक्टर बी देखिए दिया हुआ है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये है आई प्लस 2 जे और प्लस ये 3 के, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, यहाँ आप रख सकते हो, ये हो जाएगा आई प्लस 3 जे और प्लस 5 के और प्लस लैम्डा इंटू ये हो जाएगा आई प्लस 2 जे और प्लस 3 के, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई कहेगा बच्चों इसको है ना कार्तीय रूप में लिखिए, ठीक है, कार्तीय रूप में लिखें, कार्तीय रूप में लिखें, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स वन बटा ए वाई माइनस वाई वन बटा बी बराबर जेड माइनस जेड वन बटा सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब एक्स वन बाई वन जेड वन लाएंगे कहाँ से, तो देखिए ये जो है ना, इसको हम कह देते हैं एक्स वन, इसको कह देंगे वाई वन और इसको कह देंगे जेड वन, ठीक है। और ये जो होगा ना, और या फिर यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए वेक्टर बी को अलग से लिख देते हैं, वेक्टर बी बराबर जो दिया हुआ है आई प्लस 2 जे और प्लस 3 के, ठीक है। तो इसका गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है ना, तो इसको हम कह देंगे ए, इसको कह देंगे बी और इसको कह देंगे सी, यानी हो जाएगा एक्स माइनस 1 और बट्टा 1 बड़ा हो जाएगा वाई माइनस 3 और बट्टा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा जेड माइनस ये हो जाएगा 5 और बट्टा हो जाएगा 3। यही रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में हो जाएगा। यदि फार्मूला याद है बच्चों तब तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिविम रेखा का समीकरण जो हो गया कब, जब एक बिंदु से होकर गुजरता है। इसमें 2 ही कंडीशन है रेखा का समीकरण निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं, कहता है इसको देखा जाए, अब थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए क्या कहता है उस रेखा का समीकरण निकालें, उस रेखा का समीकरण निकालें जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है। सपोज दैट मैं इसका फिगर से समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारा एक्स है, वाई है और ये हमारा जेड है, ठीक है। कोई रेखा हमारा एल है, ठीक है। इस पर 2 बिंदु गुजरता है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, और दूसरा पॉइंट है ये बी, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये z2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी उसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि हम लिखते हैं रेखा के समीकरण वेक्टर आर बराबर, ठीक है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए क्या होगा, तो हमारा जो ए पॉइंट वेक्टर होता है ना, उसी का पोजीशन वेक्टर जो है ये हमारा ए होता है, जो हमारा x1 आई और ये y1 जे और प्लस z1 के होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम बी लेते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर ओ बी लिखते हैं और इसको हम वेक्टर स्मॉल बी लिखते हैं, और ये हो जाता है x2 आई और प्लस y2 जे और प्लस z2 के लिखते हैं, ठीक है। तो यदि
को लिखना हो तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बच्चों x1i प्लस y1j और प्लस z1k और ये प्लस लैम्डा जो होगा इंटू हो जाएगा x2 माइनस x1i प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1j और प्लस ये हो जाएगा z2 माइनस z1k। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, और यदि हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, सदिश रूप में लिखना चाहेंगे, ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, यदि बच्चों हम इसको सदिश रूप में लिखना कार्तीय रूप में लिखना चाहेंगे, कार्तीय रूप में, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 और बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। ठीक है, तो इस फार्मूला के आधार पर बच्चों आप एक रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं जो दो बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, बड़ा अच्छा ये इस पर क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको बिल्कुल इत्मीनान से इसको देखकर आराम से जाना है। ठीक है, देखिए आज मैं इस पर एक एग्जाम्पल भी करता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी करता हूँ और ज़रा दिखाता हूँ। ये सपोज डैट कि ये हमारा कोई 3D रेखा है। ठीक है, 3D रेखा है यहाँ पर इसका हम इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1, 3 और 5 और कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम, सपोज डेट मैं लूँ 2, 4 और ये 6। ठीक है, और तब कहे रेखा का समीकरण निकालें, तो रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में। ठीक है, रेखा का समीकरण जो है ये हम कार्तीय रूप में, हम फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चों जो हमने आपको ऊपर लिखे हुए हैं, x माइनस x1 बटा ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा ये हो जाएगा y2 माइनस y1 ये हो जाएगा z माइनस z1 बटा ये हो जाएगा z2 माइनस z1। ओके, चलिए अब देखिए ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा z2, है ना। तो इसका हो जाएगा x माइनस 1 और बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा y माइनस 3 और बट्टा हो जाएगा 4 माइनस 3 और ये हो जाएगा z माइनस 5 और बट्टा 6 माइनस 5। ठीक है, यानी हो जाएगा x माइनस 1 बट्टा 1 बराबर y माइनस 3 बट्टा 1 बराबर हो जाएगा z माइनस 5 बट्टा 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है बच्चों, बशर्ते ना कि हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कि इसका फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओके, चलिए बच्चों अब दूसरा कंसेप्ट को समझते हैं जो हमारा VBI कंसेप्ट है इस 3D लाइन और 3D वेक्टर का। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए बच्चों ज़रा समझा जाए और इसको समझना ज़रूरी है ना कि दो रेखाओं के बीच कोण हम कैसे निकालते हैं। चलिए अब जो पॉइंट है बच्चों ये है हमारा दो रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा हर चीज़। देखिए बच्चों फिगर से समझोगे ना तो ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो फिगर से ज़रा समझा जाए इसको। जैसे सपोज डैट ये हम थोड़ा फिगर बनाते हैं, इसमें आप समझोगे। जैसे ये रेखा हमारा बच्चों L1 है, जाहिर सी बात है, तो जब रेखा L1 है तो ये हमारा वेक्टर B1 के पैरेलल होगा। वेक्टर B1 का क्या होगा, पैरेलल होगा। कोई दूसरा रेखा बच्चों हम लेते हैं ऐसे, ये लेते हैं ऐसे L2। ठीक है, और तो ये भी रेखा क्या है ना, इस वेक्टर B2 के पैरेलल होगा। ओके, यही बात समझना है, हमको एंगल निकालना है L1 L2 के बीच थीटा, लेकिन हम एंगल निकालते हैं बच्चों B1 और B2 के बीच थीटा। किसके बीच निकालते हैं,
B1 और B2 के बीच थीटा निकालते हैं। ठीक है, यानी यही बात को हम समझाना चाह रहे थे कि हमको लिखना है बच्चों कि L1 और L2 रेखा के बीच का कोण, L1 और L2 रेखा के बीच का कोण, रेखा के बीच का कोण। ठीक है, लेकिन हम निकालते हैं वेक्टर B1 और वेक्टर B2 के बीच का कोण, वेक्टर B1 और वेक्टर B2 सदिश के बीच का कोण, सदिश के बीच का कोण। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हमारा B1 B2 के बीच कोण निकालना हो गया। तो जब भी कोण निकालना रहता है बच्चों तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे B1 डॉट B2 बराबर ही हो जाएगा B1 इंटू B2 और बट्टा ये कॉस थीटा होगा, और ये कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा बच्चों B1 डॉट B2 और बट्टा जो होगा B1 इंटू B2 होगा, B1 डॉट B2 और बट्टा B1 इंटू B2 होगा। ठीक है, तो ये इस फार्मूला के आधार पर हम किसी भी दो रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या रह गया, यदि वेक्टर B1 को मैं A1i प्लस B1j और प्लस C1k कहूँ और वेक्टर B2 के जगह पर A2i प्लस B2j और प्लस C2k कहूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा A1 डॉट A2 निकालेंगे तो A1 A2 और प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 और बट्टा, है ना, हो जाएगा अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अब B2 का मॉडुलस, तो हो जाएगा A2 का स्क्वायर जोड़ B2 का स्क्वायर जोड़ हो जाएगा बच्चों C2 का स्क्वायर। तो इस फार्मूला के आधार पर भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ को समझिएगा बच्चों, ये बेसिक है और इसको बेसिक को समझना है कि हमारा कैसे हमारा कोण निकलता है। ठीक है, फिर बशर्ते आपका कोण निकालना बहुत आसान है। ओके, चलिए इसमें दो कंडीशन है बच्चों, इसको देख लिया जाए। देखिए कंडीशन क्या है, केस फर्स्ट क्या है कि यदि L1 रेखा L2 पर परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B1 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब B1 परपेंडिकुलर B2 होगा तो यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू है ना ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा A1 इंटू A2 और प्लस B1 इंटू B2 अब C1 इंटू C2 बराबर 0। तो ये हमारा शर्त हो गया कि जब रेखाएं हमारी क्या होती है लंब होती है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के गुणनफल का योगफल क्या होता है 0 होता है। ये हमारा पहला नंबर शर्त हो गया। ठीक है, दूसरा केस है बच्चों, केस नंबर सेकेंड, क्या कि यदि रेखाएं L1 पैरेलल L2 रेखाएं समानांतर हो, इसका मतलब वेक्टर B1 अब पैरेलल हो जाएगा वेक्टर B2, है ना। तो पैरेलल का कंसेप्ट यहाँ यूज करना, किसका कंसेप्ट यूज करना है पैरेलल का, क्या भाई, तो B1 बराबर जो हो जाएगा लैम्डा इंटू वेक्टर B2 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि इसका वैल्यू रखा जाए तो हो जाएगा A1i प्लस B1j प्लस C1k बराबर लैम्डा A2i लैम्डा B2j और प्लस लैम्डा C2k, और कंपेयर करेंगे ना तो देखिए क्या मिलेगा, कंपेयर करेंगे देखिए क्या मिलेगा कि हमें मिल जाएगा लैम्डा बराबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यानी डायरेक्शन रेशियो का यदि रेशियो जो है इक्वल होगा, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल होगा तो रेखाएं समानांतर होगी। तो क्या होगी, रेखाएं जो होगी समानांतर होगी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। इस तरह से बच्चों आप दो रेखाओं के बीच मध्य कोण निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो हमने थ्योरी में इसलिए बता रहे हैं बच्चों, चूँकि है ना ये एग्जामिनेशन में गारंटी है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि इस तरह का प्रश्न आपसे छूटे नहीं एग्जाम में, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है बच्चों। और इस वीडियो को बच्चों जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने बच्चों को लाभ प्राप्त होगा।
तो ये बच्चों था हमारा रेखाएं समानांतर कब होती है और रेखाएं लंब कम होती है, जिस पर ये हमने आकलन आपको बताया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और अब थोड़ा सा प्लेन की चर्चा हो जाए, है ना। क्योंकि देखिए हमारा 3D लाइन में और 3D प्लेन ही पढ़ने का है, तो ये तो हमने प्रयास किया बच्चों कि इस तरह का क्वेश्चन आपको छूटे नहीं, इसलिए हमने सिर्फ थ्योरी बताया। यदि ज़रूरत होगी तो मैं अलग से क्वेश्चन भी करूँगा इस वीडियो के आखिरी में। ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और प्लेन को समझते हैं। ठीक है, कि हमारा प्लेन है क्या। तब बच्चों हम प्लेन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्लेन, प्लेन यानी कि तल। ठीक है, तल कहिए या इसको समतल कहिए, तल कहिए बच्चों इसको, या कहिए समतल कहिए, वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे हम 3-4 रेखीय समीकरण पढ़ते हैं। ओके, तल है क्या एक्चुअली में, यही देखा जाए। ये हमारा एक्स है, हमारा वाई है और ये हमारा जेड। तीनों एक्सिस पर पॉइंट को मैं मिलाता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये जो फिगर बन रहा है ना, ये जो फिगर बन रहा है बच्चों, इस तरह से यही हमारा प्लेन है। ठीक है, यही हमारा क्या है, तल है। और इसी तल को बोलते हैं हम 3D प्लेन बोलते हैं। ठीक है, त्रिविमीय समतल का है, त्रिविमीय तल इसको कहा जाता है, त्रिविमीय तल इसको कहा जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, और इसको इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से इस तरह के क्वेश्चन को करना है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम तल का समीकरण के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, कि तल का हम समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक सिंपल सा सवाल है कि हम जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि हम डी से भाग देते हैं सब में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे ही बन जाएगा, डी से सब में भाग देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स बटा डी बटा ए, ये हो जाएगा वाई बटा डी बटा बी, और ये हो जाएगा जेड बटा डी बटा सी और बराबर 1। ठीक है, देखिए किसको किसको क्या कहते हैं, ये देखिए ये हमारा है ना एक्स अंतःखंड होता है, ये हमारा एक्स अंतःखंड होता है। ये जो है ना हमारा वाई अंतःखंड होता है। ठीक है, और ये जो होता है बच्चों ये हमारा जेड अंतःखंड होता है। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल देते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z इजकल टू 12। ठीक है, यदि मैं 12 से भाग करूं, ठीक है, यदि मैं क्या करूं 12 से भाग करूं, तो हो जाएगा x बटा 6 y बटा 4 और ये z बटा 3 बराबर 1। तो देखिए ये जो हमारा x अंतःखंड, ये जो है हमारा ये y अंतःखंड, और ये जो है हमारा z अंतःखंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डायरेक्ट आप एग्जाम में आएगा तो इसको आप बना सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, और हमें पढ़ना है तल का समीकरण। ठीक है, तो तल का समीकरण जरा देख लेते हैं कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 को डील करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है, कहता है तल का समीकरण निकालें, तल का समीकरण निकालें। फिगर यदि आप समझ जाओगे ना, क्वेश्चन भी आप समझ जाओगे। देखिए फिगर में बनाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली में देखिए तल का हमारा ऐसा समीकरण होता है, टोटल लाइन से मैं बना देता हूँ, लेकिन इसको समझने में यहाँ पे परेशानी होगी, इसलिए मैं अलग तरह से एक फिगर लेता हूँ। ठीक है, हम तल को ऐसा ले लेते हैं ताकि समझने में परेशानी ना हो कि ये हमारा मूल बिंदु है, इस तल पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए। ठीक है, और ये तल से इस पॉइंट की दूरी दे दिया है डी। ओके, चलिए
और यहाँ पर हम कोई पॉइंट इस तल पर पी ले लेते हैं, ठीक है, इस तल पर कोई पॉइंट हम पी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यही बात हमको समझने का है कि हमारा ओ से ए की दूरी सिर्फ दिया रहेगा डी। यदि वेक्टर इसको बनाना चाहिएगा तो यहाँ लिखेंगे डी और एक इस दिशा में यूनिट वेक्टर लिखेंगे डी एन के, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा कि यही पॉइंट समझने का है कि पी ए जो है परपेंडिकुलर ना ओ ए पर है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो यदि आप इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, ये तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा हमारा इस तरह से क्वेश्चन यदि हमको करना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बात है कि कोई भी क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए वेक्टर यदि हमको पी ए निकालना हो तो वेक्टर पी ए बराबर क्या लिखेंगे हम, ए का पोजीशन वेक्टर या फिर ए पी लिखिए, बात बराबर है, वेक्टर ओ ए और माइनस वेक्टर ओ पी, ठीक है, या फिर वेक्टर ए पी ही निकालते हैं। तो ये हो जाएगा पी का पोजीशन वेक्टर और माइनस हो जाएगा ए का पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम वेक्टर आर कह सकते हैं और माइनस ये हो जाएगा डी एन कैप, ठीक है। और देखिए यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर ए पी और डॉट वेक्टर ओ ए, चूँकि 90 डिग्री है तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर माइनस डी एन कैप और डॉट जो हो जाएगा डी एन कैप बराबर ज़ीरो, है ना। ये हो जाएगा आर डॉट डी एन कैप और माइनस ये हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर ज़ीरो, यानी आर डॉट एन कैप बराबर हो जाएगा डी, ठीक है। यही हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब कार्तीय रूप में इसको लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कार्तीय रूप में देखिए कैसे लिखेंगे, आर के जगह पर तो हो जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के, और इसको मान लेते हैं ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के बराबर डी, यानी हो जाएगा ए वन एक्स बी वन वाई और ये हो जाएगा सी वन जेड और बराबर डी। ये रेखा का हमारा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों की रेखा का समीकरण हम इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसलिए तल का समीकरण हमने बताया कि इस ऐसे करके क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा ताकि आप इसको इस वीडियो के आखिरी में अभी थोड़ा सा कंसेप्ट को बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझिए, ठीक है। तो ये बच्चों तल का समीकरण हो गया। आप तल का समीकरण निकालते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, कहता है कि जब तल एक बिंदु से होकर गुजरता है, एक बिंदु से होकर गुजरता है और तल पर लंब सदिश दिया हो, तल पर लंब सदिश दिया हो, ठीक। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब तल एक बिंदु से होकर गुजरता है और तल पर लंब सदिश दिया हो तब हम कैसे बनाएंगे। जरा पहले फिगर को समझ लो। सपोज दैट बाबू, है ना, ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, और ये समझने के लिए तल को हम ऐसे ही ले लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझें हम इसको, ठीक है। तो देखिए तल पर कोई बिंदु ले लो आप क्यू, ठीक है, और इस तल पर क्या है ना एक लंब सदिश दिया हुआ रहेगा, कहीं भी ये वेक्टर हमारा एन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, जब हमको समीकरण लिखना है तो कोई पी बिंदु लेना होगा, कोई पी बिंदु ले लीजिए, ठीक है। ये बिंदु तो गिवन है, ये गिवन पॉइंट है
ये पॉइंट दिया रहेगा और ये हमने क्या है वेरिएबल माना है, ये हमारा वेरिएबल पॉइंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यदि ये ओरिजिन है तो इसको ओरिजिन से मिलाओगे, ठीक है, और इसको भी ओरिजिन से मिलाओगे, ठीक है। तो हमें क्या है Q से वेक्टर P, ठीक है। तो यह वेक्टर PQ कहिए या वेक्टर QP कहो, बात बराबर है, डायरेक्शन खाली चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो यदि हम वेक्टर निकाले QP, ठीक है, वेक्टर क्या निकाले QP निकालते हैं तो हो जाता है P का पोजीशन वेक्टर माइनस Q का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यानी कि वेक्टर R और माइनस वेक्टर A जिसको कह दिए, या फिर इसको कह सकते हैं x माइनस x1 I और प्लस हो जाएगा y माइनस y1 j और प्लस हो जाएगा z माइनस z1 k हो गया, ठीक है। और वेक्टर n दिया हुआ, वेक्टर n क्या है दिया हुआ है, और देखिए समझ सकते हैं कि इस तल पर ये लंबत है, तो ये वेक्टर QP, ये वेक्टर n जो होगा ना इस वेक्टर Q पर भी लंब होगा, ठीक है। जब लंब होगा तो वेक्टर n डॉट QP भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हो जाएगा, इसका मान मैं रखूं x माइनस x1 I प्लस y माइनस y1 j और प्लस z माइनस z1 k और डॉट, और इसका हम मान लेते हैं a1 I और प्लस b1 j और प्लस c1 k और बराबर 0, ठीक है। तो इसको निकालिएगा तो हो जाएगा डॉ a इंटू एक्स माइनस x1 और प्लस b इंटू वाई माइनस y1 और प्लस c इंटू जेड माइनस z1, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा तल का समीकरण कार्तीय रूप में होगा बच्चों, ये जो हो जाएगा हमारा तल का समीकरण जो होगा कार्तीय रूप में, तल का समीकरण कार्तीय रूप में, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है ना, इसलिए मैं इसको करने का प्रयास किया हूँ ताकि आप इसको समझें, ठीक है। इसमें और भी एक प्रश्न है जिसको हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसको समझने के लिए मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ और कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशन कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से आप देख जाओ, ठीक है। देखिए क्या है, कहता है, बड़ा अच्छा सवाल है ये और इसको ज़रा देखा जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि दो तलों के प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर, छेदी रेखा से होकर, रेखा से होकर, ठीक है, गुजरने वाला तल का समीकरण, गुजरने वाला तल का समीकरण, तल का समीकरण, ठीक है। तो फिगर से इसको समझ सकते हो कि देखिए ये हमारा कोई तल P1 है, ठीक है, और ये तल जो है हमारा P2 है और इसके प्रतिच्छेदन रेखा से ये तल तीसरा गुजर रहा है, तो ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 और ये हमारा तल P का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यदि P1 तल का समीकरण सपोज डैट a1x b1y c1z बराबर d1 है और इसका है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 है, तो P तल का जो समीकरण होगा, P तल का जो समीकरण होगा बच्चों देखिए क्या होगा हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 और ये हो जाएगा प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z और माइनस d2 बराबर 0 होगा, ठीक है। ये बच्चों हमारा तल का समीकरण होगा और इसे याद कर जाना है, ये VBI बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसलिए इसको देख जाओ कि दो तलों के प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले तल का समीकरण हम किस रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों है हमारा दो तलों के बीच का कोण, कि दो तलों के बीच का कोण हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझना है फिर उसके बाद में
ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है। कहता है दो तलों के बीच बिल्कुल हम सटीक बताएं बच्चों, और इसको आप पढ़ के जाओ, क्वेश्चन को इसके द्वारा हल करके जाओ। आपका 3D में वादा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए हम क्या बताने वाले हैं। हम बताने वाले हैं दो तलों के बीच कोण, दो तलों के बीच कोण, ठीक है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो अच्छा सवाल है ये भी बच्चों। चलिए देखिए पहले इसको समझते हैं कि देखिए ये हमारा कोई प्लेन है, सपोज डेट ये कोई प्लेन P1 है, ठीक है। जाहिर सी बात है इस तल के लंबवत कोई वेक्टर n लेना होगा, ठीक है। और ये कोई तल हम मान लेते हैं P2। तो देखिए कोण हमारा क्या है, इस प्लेन P1 और P2 के बीच ये थीटा निकालना, और तो जाहिर सी बात है इस तल के लंबवत, इस तल पर लंबवत कोई वेक्टर n2 होगा। तो हम कोण निकालना चाहते हैं P1 P2 के बीच, लेकिन कोण हमारा निकलता है n1 n2 के बीच। यही बात हम समझाना चाह रहे थे, ठीक है। कि हमको निकालना है P1 और P2 तल के बीच का, P1 और P2 तल के बीच का कोण, ठीक है। लेकिन बच्चों हम निकालते हैं वेक्टर n और वेक्टर n2 के बीच का कोण, के बीच का कोण, ठीक है। ये पॉइंट जो समझ गया उसका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए अब हम cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, n1 डॉट n2 और बटा n1 इंटू n2, ठीक है। यदि हम यहाँ पे n1 वेक्टर n1 बराबर कह दे a1i b1j और प्लस c1 के, और n2 बराबर कह दे a2i प्लस b2j और प्लस c2 के, तो ये हो जाएगा n1 और डॉट n2 निकालोगे ना, तो हो जाएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और प्लस c1 इंटू c2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ cos थीटा का वैल्यू यदि हम निकालते हैं, ठीक है, cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा a1 a2 b1 b2 और प्लस c1 c2 और बटा ये हो जाएगा a1 का वर्ग b1 का वर्ग प्लस c1 का वर्ग, और फिर रूट हो जाएगा a2 का वर्ग, ये हो जाएगा b2 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग हो जाएगा। तो इस cos थीटा के फार्मूला से हम दो तलों के बीच का कोण निकाल सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमने शॉर्टकट में बताया ताकि अब इसको अच्छे से समझ सको। पॉइंट को सिर्फ समझना है बच्चों कि हमको कोण किसके बीच में निकालना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें दो केस होता है बच्चों, ठीक है। केस फर्स्ट क्या, यदि P1 परपेंडिकुलर P2 है, इसका मतलब क्या हो गया n1 परपेंडिकुलर n2 होगा, और यानी कि n1 और डॉट n2 बराबर 0 लेंगे, और तब इससे जो कंडीशन निकलेगा ये हो जाएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0। ये हमको याद रखना है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर P1 यदि समानांतर होगा P2 का, केस दूसरा लेते हैं, केस सेकेंड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा P1 और बराबर हो लैम्डा P2 या फिर हो जाएगा n1 बराबर लैम्डा n2 हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो व्यंजक निकलेगा ये हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 और बराबर हो जाएगा c1 बटा c2। तो ये पॉइंट याद रखने को है कि जब तल समानांतर हो तो ये यूज करेंगे और तल लंब हो तो ये यूज करेंगे। c1 है और ये बच्चों क्या है c2 है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों पूछता है, इसलिए हमने कंडीशन को लिखा और प्रयास किया है कि जितना शॉर्टकट में बनाने का, ताकि आप इसको अच्छे से एक बार कर जाओ तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ओके बच्चों, तो बच्चों एक पॉइंट और बचा हुआ है, इसको भी डील कर ही लेते हैं, ठीक है।
और इसको मैं डील कर ही लेता हूँ। देखिए पॉइंट क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है कि तल और रेखा के बीच का कोण, तल और रेखा के बीच का कोण, ठीक है। इसको देखिए कैसे समझेंगे, तल और रेखा के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल ये भी है, ठीक है, कि तल और रेखा के बीच का कोण हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये हमने कोई तल लिया, ठीक है, और ये हमारा पी तल है, और ये क्या है, रेखा एल है, रेखा एन हो गया, ठीक है। इसके बीच का कोण हमको निकालना है। देखिए बात यहाँ पे समझना है कि तल पे रेखा होना चाहिए, ठीक है। देखिए यदि हम इस तल की बात करें, ठीक है, तो हम निकालना चाहते हैं इस तल और इसके बीच का कोण, ठीक है, लेकिन हमको कोण निकालना है इस रेखा और ये एन के बीच का। तो रेखा तो समानांतर होता है किसी वेक्टर बी का, ठीक है, तो ये थीटा है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसे एक सेकेंड फिगर थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बनाएं। ये तल के लंबवत हम ले लेते हैं, ठीक, इसको ज़रा अच्छा समझिएगा, और ये हम रेखा एल ले लेते हैं, और ये तल, ठीक है। ये थीटा होता है बच्चों, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होता है। तो देखिए हम कोण निकालना चाहते हैं बच्चों, तल और रेखा के बीच का कोण, रेखा के बीच का कोण, ठीक है, लेकिन हम कोण निकालते हैं अभिलंब और रेखा के बीच, अभिलंब और रेखा के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर एन और रेखा एल के बीच का कोण जो है ये हम मान लेते हैं बीटा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर यदि हम एन और डॉट बी करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एन बी, और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर एन डॉट बी और बटा एन बी होता है, ठीक है। इसलिए होता है डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि दोनों का हम वैल्यू ले ले, वेक्टर एन बराबर लेते हैं a1i b1j और प्लस c1k, और वेक्टर बी बराबर लेते हैं a2i ये b2j और प्लस c2k, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा जो लेंगे ये हो जाएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और प्लस c1 इंटू c2 और बट्टा ये हो जाएगा a1 का वर्ग जोड़ b1 का वर्ग प्लस c1 का वर्ग, ये हो जाएगा a2 का वर्ग प्लस b2 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग, ठीक है। इस पे हम फार्मूला से कोण निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन है। कंडीशन क्या है, साइड में कर देता हूँ। यदि हमारा P1 और रेखा है ना, ये लंब हो जाए, लंब हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर एन और वेक्टर बी समानांतर होगा, ठीक है, उलट जाएगा, समानांतर होगा तो हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। दूसरा कंडीशन कहता है कि P1 और रेखा समानांतर हो, क्या हो,
समानांतर हो, तो समानांतर हो तब क्या हो जाएगा कि एन और रेखा लंब होगा, ठीक है। जब लंब होगा तो ये हो जाएगा A1 इंटू A2 और प्लस B1 इंटू B2 और प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना होगा, इसलिए रेखा और तल के बीच रहेगा तो कंडीशन उलट जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें पॉइंट को अंडरलाइन कर देता हूँ, तो बच्चों आप इसको स्थिर से इसको समझो। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा रेखा और तल के बीच कोण निकलता है, और इसको हमने करा। और सिर्फ बच्चों हमने सिर्फ थ्योरी पर क्वेश्चन बनाया है, ताकि बच्चों आप थ्योरी को अच्छे समझ सके। और एनसीईआरटी बुक बच्चों ज़रूर सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जो है ज़रूर सॉल्यूशन करना है, और इस तरह से क्वेश्चन हमने जो आज बताया बच्चों उसको अच्छे तरीक़े से आप कर जाओ, ठीक है। ये पूरा आपका लाइन और प्लेन पर हमने सारा थ्योरी बताया है। एक थ्योरी छूट गया है, लेकिन उसको भी हम जल्द ही करेंगे। और चूँकि देखिए बच्चों, अब क्या इतना आप कर जाओगे तो बुझते हो, सारा कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। और इस तरह का कंसेप्ट जो है बच्चों को हमेशा समझने में परेशानी नहीं होती है, ठीक है। ओके बच्चों, तो और बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी अलग से हम बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चों आप इसको अच्छे तरीक़े से कुछ अलग से क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि आप थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कर जाओ। ओके, चलिए बच्चों।